What's up guys, I hope you are doing well। आइए वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो हैप्पी बैसाखी टू ऑल ऑफ यू। बैसाखी का त्यौहार काफी हर्षोल्लास से हमारे देश में सेलिब्रेट किया जाता है। पर लेकिन देखिए, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि चांद में भी दाग होता है। इस त्योहार के ऊपर भी कुछ दाग लगाए गए अंग्रेजों के द्वारा, जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में। यहां पर हम लोग बात करेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में। जलियांवाला बाग मैसेकर, इसके रिलेटेड वैसे तो हमारी कंट्री की अगर हिस्ट्री आप लोग उठाकर देखेंगे, जब भी ये हम लोग इस डे के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नरसंहार, वो भी निहत्थे लोगों के ऊपर, ये किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी घिनौनी और घटिया हरकत हमारे देश में, जो आज यानी कि बैसाखी के दिन ही यहाँ पर ये दुर्घटना हमारी कंट्री में देखने को मिली। बेगुनाह निहत्थे लोग, बच्चे, छोटे छोटे बुजुर्ग, महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन, बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। प्रोटेस्ट किसके लिए किया जा रहा था कि यहाँ पर देखिए, इनके जो दो लीडर थे उनको पकड़ लिया गया था। एक का नाम था सत्यपाल और दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू। तो यहाँ पर इनको छुटाने के लिए इनके द्वारा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया इकट्ठा होगा। तो 13 अप्रैल का दिन था, 13 अप्रैल का दिन था यहाँ पर ये 1919 का। और अगर बात करें तो ये दिन बैसाखी का था, तो इसलिए यहाँ पर ये काफी एक अलग तरीके का माहौल हमारे देश में बना। लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी कोई दुर्घटना हमारे देश में देखने को मिलने वाली है, पर लेकिन ऐसा हुआ। और इसके बाद में फिर सब जो भी हमारी कंट्री के लीडर थे, उनको ये तो समझ में आ गया कि जो अंग्रेज हैं यहाँ पर, अब वो हमारे देश में रोकने लायक इंसान नहीं है, क्योंकि जब इतनी बुरी दुर्घटना वो कर सकते हैं तो किसी भी हद तक आगे जा सकते हैं। तो यही वो दिन था जिसके बाद में, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी हिस्ट्री में अगर आप लोगों ने इसके बारे में नजर डाली होगी, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा अपनी जो यहाँ पर इनकी नाइटहुड की जो उपाधि इनको दी गई थी, ठीक है, वो यहाँ पर इन्होंने रिटर्न कर दी थी, ठीक है, जो उनको 1915 में मिली थी। वो उपाधि इनके द्वारा, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा वो उपाधि जो थी वो रिटर्न कर दी गई थी। इसी के बाद में फिर आगे चलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारी कंट्री में चलाया गया 1920 से लेकर 1922 तक का। और इसी से रिलेटेड यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा एक हंटर कमीशन बनाया गया। हंटर कमीशन किसकी पिटाई करने के लिए बनाया गया था? तो जनरल डायर की पिटाई करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि जनरल डायर के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें यहां पर हजारों निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई थी। तो ये पूरा जो घटना चक्र है हमारी कंट्री में काफी इंपॉर्टेंट जगह रखता है। खासकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको देख सकते हैं, अगर आप लोग अपने पेपर के लिए तैयारी करें। पर लेकिन एक टर्निंग पॉइंट भी आप लोग इसको हिस्ट्री में बोल सकते हैं, जिसने हमारी कंट्री के जो नेशनल लीडर थे, उनकी जो सोचने समझने की क्षमता थी अंग्रेजों को, वो कंप्लीटली चेंज कर दी थी। उनको अब ये लगने लगा था कि ये जो लोग हैं, ये एक तरीके से बहुत ही, वो नहीं कहते कि जानवरों वाली प्रवृत्ति के लोग हैं। अब यहां पर हम लोग को इनसे, इन्हीं की प्रवृत्ति में लड़ना पड़ेगा। तभी हमारी कंट्री में कई सारी चीजें स्टार्ट हुई। 1919 में हम लोगों ने पूरे 100 साल बेसिकली कंप्लीट किए यहाँ पर इस मैसेकर के। और अगर बात करें, ये फिलहाल जो हम 102 साल में यहाँ पर बैठे हैं 2021 में, ठीक है, तो अब की बार यहाँ पर 102वां यहाँ पर इंसिडेंट का ये ईयर है यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आप लोगों को शेयर करी यहाँ पर। और ये मैसेकर अमृतसर में देखने को मिला, इसलिए यहाँ पर इसको अमृतसर, बेसिकली अमृतसर मैसेकर या फिर जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से भी कई बार बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो ये था यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर क्विज होगा, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सब टकटकी लगाकर इसको देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में जो भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछोगा उनका आंसर आप लोग दे पाएंगे, ठीक है। ये बात की जा रही है इसके बारे में जो मैंने भी आप लोगों से डिस्कस किया। ये इंसिडेंट जो था ये अप्रैल 13 को था। ईयर आप लोगों को बताना है जो मैंने भी आप लोगों से डिस्कस किया, तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। एजुकेशन मिनिस्ट्री इंडिया के द्वारा एड्रेस की गई यहाँ पर अभी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, E9 कंट्री की बात की जा रही है यहाँ पर ये। तो इनके द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये कौन से नंबर का है, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कोविड-19 के चलते जो एजुकेशन यानी कि शिक्षा के ऊपर जो अभी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। तो ये कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो शिक्षा के बारे में बात करते हैं? ओपीएम पपी स्ट्रो। तो यहां पर जो ओपीएम की खेती के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसी के बारे में बात की जा रही है। प्रेजेंट टाइम पर हमारी कंट्री में 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर काफी लार्ज स्केल पर ये खेती की जाती है। एक तो मैं बता देता हूं आप लोगों को, उत्तर प्रदेश। 2 राज्य का नाम आप लोगों को बताना है। और अगर आप लोग इन राज्य से आते हैं, अगर आप लोग ये राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एग्जाम में भी हो जाता है और इंटरव्यू में भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है।
बात की जा रही है होम्योपैथी डे के बारे, होम्योपैथी रोड मैप के बारे में, बेसिकली एक रोड मैप फॉर यह इंट्रोगेटिव जो मेडिसिन के बारे में बात की जा रही है। तो ये 2 दिन का अभी यहाँ पर एक संगठन मिलना आप लोग बोल सकते हैं, एक मीटिंग बोल सकते हैं, एक कन्वेंशन बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिला। ये ऑर्गेनाइज कराया गया CCRH के द्वारा। ये CCRH जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये आप लोगों को बताना है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसको NIA आप लोग बोलते हैं, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, रिसेंटली न्यूज में इसके बारे में बातें करेंगे। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है 2008 में मुंबई टेरर अटैक के बाद में ये एजेंसी हमारे द्वारा बनाई गई थी, तो इसका एक एक्ट भी है, ये एक्ट का नाम आप लोगों को बताना है कब का है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जान चली जाती है बचपन में ही यहाँ पर, ये 1 ईयर के अंदर अंदर। तो 1000 पे कितना है हमारी कंट्री में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो अगर हेल्थ इंप्रूवमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो इसको वहां पर काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट के बारे में, उसमें ये बताया गया कि हमारी कंट्री में जो अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 50 पॉल्यूटेड सिटी के बारे में बात करेंगे तो 35 आप लोगों उसमें हमारी कंट्री यानी कि हमारे देश की देखने को मिलेगी। तो ये जो हमारे देश की 35 और जो 35 सिटी है यहाँ पर ये किस रिपोर्ट के द्वारा ये बातें बताई गई है कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में हमारा देश कहां पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफी प्यारा डिस्कशन रहने वाला है, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। और नवरात्रि भी स्टार्ट हो रहे हैं तो अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, पर लेकिन अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक साइड में पानी का पोल्यूशन, एक साइड में हवा का पोल्यूशन, एक साइड में कोरोना का पोल्यूशन, तो इन सब बीच में मौसम बदलता हुआ भी आ रहा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। आप लोगों के एग्जाम भी आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक साथ में आकर मिक्स हो गई हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा एक अच्छे से ध्यान रखकर चीजों को आगे लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अच्छे से। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है शॉर्ट न्यूज के बारे में। शॉर्ट न्यूज बहुत प्यारी ये न्यूज है। सबसे पहले अगर न्यूज के बारे में बात करें, दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्टर जिनका नाम है मनीष सिसोदिया साहब, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की जो लैब है, लैब ऑन व्हील प्रोग्राम, यानी कि जो यहाँ पर लैब है उसको व्हील पर लाया जा रहा है। यानी कि ये इस तरीके से आप लोग देखते हैं, ये बेसिकली एक गाड़ी रहेगी जिसके अंदर सारी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। ये गाड़ी के अंदर यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी रहने वाली है, इसके अंदर यहाँ पर लगभग 16 कंप्यूटर रहेंगे, 2 टेलीविजन रहेंगे, एक 3D प्रिंटर रहेगा, एक लैपटॉप रहेगा, कैमरा रहेगा, इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 1 जो प्रिंटर रहेगा। तो ये सारी चीजें अवेलेबल कराई जा रही हैं। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, अक्रॉस द दिल्ली यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो गरीब तबका है सोसाइटी का, उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराने का यहाँ पर काम करेंगे। तो एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि एक स्कूल घूमेगा एक गाड़ी के ऊपर, जिसमें यहाँ पर बच्चों को अंदर खासकर मैथमेटिक्स और जो साइंस जैसे सब्जेक्ट हैं वो समझाने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चों का एक इंटरेस्ट जनरेट हो सके। तो इसके चलते आगे आने वाले टाइम में अगर कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में तो उसको ले पाएगा। तो ये तरीका है यहाँ पर। जो वाईफाई इनेबल्ड ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, 100% ये पावर बैक और फुल्ली एयर कंडीशनर यहाँ पर सिस्टम रहेगा। तो एक बड़ी ही अच्छी शुरुआत आप लोग बोल सकते हैं, खासकर इस टाइम पर जो कोविड-19 के चलते सारी चीजें जो है वो ठप पड़ रही हैं, ठीक है। तो इसके बारे में एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है एक इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में है और इनकी किताब के बारे में, जो कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी के द्वारा अभी इसको रिलीज किया गया। ये हिंदी ट्रांसलेटेड वर्जन इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। उड़ीसा इतिहास, उड़ीसा जो इतिहास है ये लिखा गया है उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब के द्वारा। तो ये रिसेंटली अभी यहाँ पर बेसिकली उड़िया और इंग्लिश में तो था पर लेकिन हिंदी में अवेलेबल नहीं था, तो इसको ट्रांसलेट किया गया हिंदी में श्री यह शंकर लाल पुरोहित के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो उड़ीसा का इतिहास था ये शंकर लाल पुरोहित के द्वारा यहाँ पर ये हिंदी में ट्रांसलेट किया गया और इसको हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा इसको रिलीज किया गया। हरे कृष्ण मेहताब जो है यहाँ पर एक काफी इंपोर्टेंट ये फ्रीडम फाइटर भी थे, जो कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इनके द्वारा काफी बड़ा रोल भी प्ले किया गया। इसी के साथ में ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर भी रहे 1946 से लेकर 1950, 1946 से लेकर 1950 और 1956 से लेकर 1961 तक का उड़ीसा इतिहास जो है यहाँ पर इनके द्वारा लिखा गया। जब अहमदनगर फोर्ट यानी कि जेल के अंदर यहाँ पर ये बंद थे तो उस टाइम पर इनके द्वारा इतिहास लिखा गया। तो इसी के चलते यहाँ पर बात करें जो इम्प्रिजन जो टाइम था यहाँ पर 1946 से लेके 1945 तक इनका टाइम देखने को मिला। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ऐसी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कई बार आप लोगों से बन जाती है, तो एक मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं,
यहां पर बात की जा रही है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्ट लिंक मतलब अगर कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसके साथ में लिंक करके इंसेंटिव देना। इंसेंटिव का मतलब होता है छूट देना एक तरीके से। यानी कि मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि अगर आप लोग 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर यहां पर आप लोग एक बच्चा को ही पढ़ रहे हैं तो कम से कम 3 बच्चों को जाकर पढ़ाइए। जो भी 3 बच्चों को जाकर पढ़ाएगा उसको मैं यहां पर कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, कि उसको किताबें दूंगा या फिर कोई भी इस तरीके हेल्प प्रोवाइड कराऊंगा ताकि वो और सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। तो एक तरीके इंसेंटिव होगा मेरी तरफ से अगर आप लोग इस तरीके से काम को आगे लेकर चलोगे, यानी कि दूसरों को पढ़ाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर अगर हमारी कंट्री में कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बढ़ाता है तो उससे क्या होगा, हमारी कंट्री में सामान बन रहा है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी अगर हमारी कंट्री में कोई सामान बनेगा तो हमारी कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर बाहर से हम लोग खरीद कर लेकर आ रहे हैं, एक तो अपना पैसा बाहर फेंक रहे हैं उठा के दूसरे देश के हाथ में, ऊपर से उनके लोगों को जो मिल रही है क्योंकि सामान वो बना रहे हैं, हम लोग बना बनाए लेकर आ रहे हैं, तो बना बनाया खाने की आदत पड़ चुकी है। तो वो छुटाने के लिए अपनी ही कंट्री में ताकि हम लोग बनाएं, अपनी ही मेहनत करके अपने लोगों के बीच में सामान खरीदा और बेचा जाए, और सबसे बड़ी बात है अपनी कंट्री का पैसा अपने ही देश में रहेगा। तो ये काफी एक अच्छा तरीका है। तो इसके चलते जो व्हाइट गुड है जैसे एयर कंडीशनर हो गया, एलईडी लाइट वगैरह, ये सब इनके लिए 6238 करोड़ रुपए यहां पर अभी दिए गए हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा यहां पर यह कि 5 ईयर तक का यहां पर बेसिकली एंगेजमेंट रहेगा इन पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे कि एयर कंडीशनर या एलईडी हो गया, तो सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, देखिए यहां पर कोई भी स्कीम का आप लोग फायदा उठा सकते हैं। अगर आप लोग इस पर्टिकुलर फील्ड में एलिजिबल नहीं है तो कई सारे फील्ड में यहां पर इस तरीके की स्कीम है, दूसरे प्रोडक्ट के लिए एलिजिबिलिटी आप लोग चेक कर सकते हैं। और यहां पर ये स्टेट के लेवल पर भी आप लोगों को ये बेसिकली जो जहां पर लोकेशन बात की जा रही है कि नोट स्पेसिफिक कोई लोकेशन और एरिया या सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन के लिए यहां पर ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो पैन इंडिया है, पूरे देश में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो चाहे आप लोग बात करें यहां पर ये स्कीम स्टेट के अंदर या आप लोग सेंटर के अंदर, तो यहां पर फायदा इसका उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात है यहां पर, ताकि हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़े और हम लोग अपने ही कंट्री में प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस कर पाएंगे तो अपने देश के लोगों को काफी फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो मैंने आप लोगों से बात भी की थी स्टार्टिंग में। बात की जा रही है यहां पर एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारी कंट्री में नरेश पोखरियाल साहब हैं, नरेश निशांक पोखरियाल, तो उनके द्वारा अभी यहां पर एड्रेस की गई एक मीटिंग जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर E9 कंट्री के मिले। यहां पर E9 का मतलब यहां पर कौन है, जैसे यहां पर बांग्लादेश हो गया, ब्राजील हो गया, चाइना हो गया, इजिप्ट हो गया, ठीक है। 4 इंडोनेशिया हो गया, इंडिया हो गया, मैक्सिको हो गया, नाइजीरिया हो गया, और इंटरेस्टिंग बात है यहां पर पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान भी है इसके अंदर और चाइना भी है इसके अंदर। तो मिलकर टोटल E9 कंट्री जिसमें इंडिया भी है, इनका टारगेट ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो गोल नंबर 4 है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करता है, गोल नंबर 4 क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबके पास से पहुंचानी है। टोटल 17 गोल हैं जो कि यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में गरीबी को मिटाना है, भुखमरी को मिटाना है, एजुकेशन को अच्छा करना है, हेल्थ को अच्छा करना है, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी बढ़ाना है, क्लीन वाटर होनी चाहिए। तो इन सब मुद्दों के बारे में यहां पर ये बात करते हैं। तो ये जो सारे गोल हैं यहां पर ये इनको आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। तो सारे गोल में कोई ना कोई काम है। फिलहाल एजुकेशन के ऊपर फोकस दे रहे हैं क्योंकि कोविड-19 के चलते बहुत ज्यादा इंपैक्ट एजुकेशन के ऊपर हुआ है। तो 2020 ग्लोबल एजुकेशन मीटिंग में जो यहां पर बात की गई, तो प्रायोरिटी सेक्टर की सपोर्ट करना है टीचर्स को। टीचर्स काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम जो टीचर थे वो बोर्ड पर ऑफलाइन पढ़ाया करते थे। तो जैसे ही ऑनलाइन आए तो टेक्नोलॉजी के साथ में डील करना पड़ गया। तो बहुत सारे ऐसे टीचर थे जो बेसिकली इसके साथ में जूझ रहे थे, ठीक है, यानी कि उनको काफी ज्यादा इरिटेशन फील हो रही थी जब ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये ऑनलाइन देखिए, अगर कोई वीडियो अपलोड करता है कोई पर्टिकुलर पर्सन, तो उसके नीचे कोई भी, चाहे कोई पढ़ने वाला हो चाहे कोई ना पढ़ने वाला हो, वो भी बंदा आकर वहां पर कमेंट कर सकते हैं। अब हो सकता है कि जो चीज पढ़ाई गई है यहां पर उस पर्टिकुलर बंदे की नॉलेज से परे हो या फिर वो उस फील्ड का ही ना हो, तो क्या करेगा कि बकवास कर रहा है, ऐसे कमेंट लिख कर जाएगा, डिसलाइक कर जाएगा। कुछ तो ऐसे भी लिखते हैं कि आकर उल्टी सीधी गाली देते हैं कि बेवकूफ आकर बैठ गया, भले ही वो उसकी समझ में नहीं आ रहा हो, तो बस ये बोलेगा बेवकूफ आकर बैठ गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसके फील्ड की ना हो, वो पता चला वो जो है किसी और फील्ड का बंदा हो, पर लेकिन या तो डिसलाइक करके जाएगा उसको या फिर कोई और हरकतें करके जाएगा। तो बहुत सारे टीचर ऐसे थे बेचारे जो नए अभी स्टार्ट किया था, जिनके द्वारा पढ़ना, बहुत सारे डिमोटिवेट हो गए, अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करने लगे। इवन एक्सपीरियंस काफी अच्छा था उनका, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी के व्यूज अच्छे नहीं आ रहे तो वो टीचर अच्छा नहीं है, हो सकता है कि उसका उस लेवल पर एक्सपीरियंस ना हो। तो इसलिए कोई भी टीचर हो, अगर कोई पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसकी रेस्पेक्ट करो, चीजों को डिसलाइक मत करो। अगर कभी भी आप लोगों को लगता है, मैं अपनी वीडियो के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मेरी वीडियो तो अगर आप लोगों को लगती है डिसलाइक करने लायक, जरूर कीजिए, ठीक है। मैं बोल रहा हूं दूसरों के बारे में जो नया चीजों को स्टार्ट करते हैं, अगर लगता है कि वो अपनी चीजों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि अपनी लाइफ में वो एक सही डायरेक्शन में आ सके, ठीक है। देखिए, कभी भी किसी की टांग खींचकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, सबको साथ में लेकर आगे बढ़ा जा सकते हैं। ये ऐसा पैटर्न अगर लाइफ में आप लोग बना लेंगे तो बहुत आगे जाओगे। इसलिए बोलने
बोलने में छोटी बात लग रही होगी आप लोगों को, पर लेकिन रियलिटी में जब इसके अंदर घुसोगे ना आप लोग, आप इस चीज को फील कर पाओगे अंदर से कि अकेले बढ़ना और सबको साथ में लेके बढ़ने में बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आप लोगों को लगाएगा। और जो इंसान सबको साथ में लेकर बढ़ता है वही इंसान रियलिटी में एक लीडर कहलाता है। तो बिहेव लाइक ए लीडर नॉट लाइक ए बॉस, ठीक है, तो ये बात याद रखेगा। इसी के साथ में नैरोइंग ऑफ द डिजिटल डिवाइड, यानी कि जो डिजिटल डिवाइड है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में आज के डेट में भी डिजिटल जो चीजें उनको समझने की क्षमता नहीं है, तो उनको हम लोग को समझाना चाहिए, क्योंकि वो कभी उसके कभी कॉन्टेक्ट में आए नहीं है। तो क्षमता नहीं है, ये थोड़ा गलत वर्ड हो गया, हालांकि क्षमता तो है पर लेकिन कभी उसके अवेयरनेस में वो नहीं आए, उसके टच में नहीं आए। क्योंकि कोई भी इंसान को अगर चीजें समझाया जाए तो उसको सीखने लगेगा, ठीक है, क्योंकि चाहे कुछ भी चीज क्यों ना हो, अगर उसने पहले कभी नहीं किया, अगर उसको उसके पास में लाया जाए तो वो सीखना स्टार्ट कर देगा। तो ये सारी चीजें बढ़ाने की बात की जा रही है। तो E9 कंट्री से रिलेटेड यहाँ पर जो चीजें देखने को मिली, इसके बारे में आप लोग मोटा मोटा आइडिया रखेगा, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। काफी प्यारी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, ये इंटरनेशनल न्यूज है। यहाँ पर जो बात की जा रही है इंडिया और जो रसिया है उसके रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। काफी डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को आज की डेट में इंडिया और रसिया के रिलेशन के बारे में क्या क्या प्रोविजन अभी देखने को मिल रहे हैं मार्केट के अंदर में, और आप लोग इसके बारे में क्या क्या चीजें जानते हैं और क्या क्या नहीं जानते हैं वो भी आप लोगों को जानने को मिलेगा। बेसिकली इंडिया और रसिया के रिलेशन के बारे में अगर बात करें, पहले आप लोग मैप में देखिए, ये है यहाँ पर अपनी प्यारी कंट्री, और यहाँ से आप लोग देखिएगा ये है रसिया। रसिया और इंडिया दोनों एशिया कंट्री है, पर लेकिन रसिया को यूरेशियन कंट्री बोला जाता है, क्योंकि रसिया का कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि यूरोप में आता है। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन तो रसिया की यूरोप में रहती है, पर लेकिन एरिया जो खाली पड़ा हुआ है वो मैक्सिमम आप लोगों को एशिया में देखने को मिलेगा। यानी कि अगर कोई पूछे एशिया एरिया वाइज, तो जो रसिया है वो एशिया की कंट्री है, पर यो पॉपुलेशन वाइज जो है यहाँ पर ये यूरोप की कंट्री को अपने आप को काउंट करते हैं। हालांकि जो यहाँ पर मेनली जो रशियन लोग हैं वो अपने आप को बोलते हैं कि हमको यूरोपियन ही बोलिए, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को थोड़ा सा इस तरीके से दिखाना चाहते हैं कि यूरोप जो है एक डेवलप्ड एरिया है, ठीक है, एक वेल एस्टेब्लिश सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो वही है कि जिस तरीके से कई सारे जो लोग हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जहां पर जो लोग हैं जिसने कुछ अच्छा अचीव कर लिया, ठीक है, तो वही बातें थोड़ी रहती हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए अभी इंडिया और रसिया के रिलेशन को लेकर कई सारे मुद्दे अभी देखने को मिलेंगे। रसिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो हमारी कंट्री की विजिट पर थे, तो उस टाइम पर कई सारी बातें सामने निकल कर आई। एक तो S4 एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको लेकर काफी ज्यादा जद्दोजहद रहती है दोनों कंट्री के बीच में। ये बेसिकली सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि रसिया के द्वारा डिजाइन किया गया है। ये जो सिस्टम है ये मोस्ट एडवांस सिस्टम यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है, मोस्ट डेंजरस है यहाँ पर ऑपरेशनली जो डिप्लॉय किया जाता है मॉडर्न लॉन्ग रेंज जो सेम यानी कि MLR जो वर्ल्ड में अगर आप लोग देखेंगे इसके कंपेयर में, जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पर थार्ड सिस्टम है एक, यहाँ पर ये थार्ड बोलते हैं इसलिए टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, ये यहाँ पर आप लोग इनको देख सकते हैं। हम लोग खरीद रहे हैं यहाँ पर S400 सिस्टम, मोस्ट एडवांस सिस्टम है वर्ल्ड में आज के डेट में S400 सिस्टम जो एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर है। दूसरा है थार्ड यहाँ पर जो कि यूएसए का है, तो S जो 400 है यहाँ पर ये किसका है, ये है रसिया का। थार्ड किसका है, ये यूएसए का। एडवांस कौन सा है, रसिया वाला। तो हम लोग रसिया वाला खरीद रहे हैं, तो यूएसए को इसकी वजह से मिर्ची लग रही है। यूएसए बोल रहा है कि अगर तुमने रसिया वाला खरीदा तो हम तुम्हारे ऊपर कार्सा लगा देंगे। कार्सा क्या है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, यानी कि अगर कोई भी हमारा दोस्त जो है वो हमारे दुश्मन से कुछ खरीदेगा तो हम लोग उसके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे और उसको हम लोग आगे चलकर कुछ भी अपना प्रोडक्ट देने से पहले सोचेंगे, ऐसी बातें यहां पर बोली जाती है। तो उसके चलते कई बार ये न्यूज में रहता है, तो याद रखिएगा दोनों के बीच में डिफरेंस आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर बात की जा रही है इंडिया के जो रिलेशन रहने वाले हैं अफगानिस्तान को लेकर, तो उसमें क्या क्या चीजें रहने वाली है तालिबान को लेकर, क्योंकि रसिया चाहता है कि तालिबान पावर में आए, इंडिया चाहता है कि यहां पर अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट रहे। तो यहां पर दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अभी रसिया के द्वारा अफगानिस्तान पीस प्रोसीजर की एक मीटिंग भी कंडक्ट कराएगी, उसने इंडिया को इन्वाइट ही नहीं किया वहां पर, तो भी देखने वाला मुद्दा था। तो यानी कहने का मतलब यह कि जो काफी अच्छे रिलेशन पास्ट में इंडिया और रसिया के देखने को मिलते थे वो अभी फिलहाल काफी डिग्रेडेड लेवल पर आप लोगों को नजर आएंगे। कोऑपरेशन की बात की गई, कुछ पॉजिटिव बातें यहां पर कोविड-19 के चलते। अभी जो स्पुतनिक 5 दवाई है यहां पर, ये जो कि इनका एक सैटेलाइट था स्पुतनिक 1, उसके नाम से नाम निकाल कर लाया गया यहां पर स्पुतनिक 5, ये मैन्युफैक्चर की जाएगी इंडिया में लगभग 700 से लेकर 750 मिलियन डोज। तो हमारी कंट्री में यहां पर ये दवाई जो है मैन्युफैक्चर करने के लिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसी के साथ में यहां पर जो कोवैक्सीन है टू रसिया, ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबली एक्सपोर्ट यहां पर किया जाएगा, उसके लिए भी क्लियरेंस यहां पर हो रहा है। अगर बात की जाए क्वाड कंट्री को लेकर, रसिया को अभी आज की डेट में काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि रसिया ये बोलता है कि चाइना के साथ में हमारे कितने भी अच्छे रिलेशन क्यों ना हो गए हो, पर लेकिन हम लोगों ने अब तक यहां पर स्टैब्लिश नहीं की मिलिट्री टाइज, यानी कि मिलिट्री के फील्ड में हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि हम लोग इस तरीके से
क्वाड बनाकर बैठ जाएं, ठीक है। क्वाड में है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इसी के साथ में यूएसए। तो चाइना को टैकल करने के लिए यहां पर बनाया जा रहा है। चाइना इसको एशियन नेटो के नाम से भी बोलते हैं। नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी ग्रुप है जो बनाया गया था यहां पर रसिया को टैकल करने के लिए। जब यहां पर बेसिकली अगर बात करें कोल्ड वॉर के टाइम पर, तो अभी इसको एशियन नेटो बोला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप दोनों कंट्री कर रही है स्पेस और न्यूक्लियर के सेक्टर में भी। तो बेसिकली रसिया को भी पसंद नहीं आ रहा है क्वाड जैसे ग्रुप में इंडिया का यूएसए के साथ में जाकर मिल जाना। तो इसलिए भी यहां पर ये कई सारी बातें देखने को मिल रही है। पर लेकिन रसिया भी कमी नहीं छोड़ रहा है। यहां पर रसिया ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की गई है कई सारे फील्ड में। इसी के साथ में अगर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें तो रसिया के साथ में मिलकर काफी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी यहां पर लेक बाइकल, वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक अगर धरती पर आप लोग बोलिए तो ये आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर अभी फिलहाल जो है काफी कम लोग रहते हैं, ज्यादा एक ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट यहां पर हो गया है। तो इसमें डेवलपमेंट की बात की जाती है पर्टिकुलर रीजन में। मिनरल्स, हाइड्रोकार्बन्स, टिम्बर, फिश और भी कई सारी इकोनॉमिकली जो अंडर डेवलप रीजन है, काफी कुछ आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इससे लेकर यहां पर जो पैसिफिक क्वेश्चन तक जो भी चीज देखने को मिलती है जो रसिया की टेरिटरी है, वहां पर काफी मिलकर काम करेंगे। हमारी कंट्री में आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए रसिया रोल प्ले करा रहा है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो भी बताने जा रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो यहां पर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। ये यहां से आप लोग देखते हैं, ये यहां से होता हुआ ईरान से होता हुआ, ये अजरबैजान, ये इससे होता हुआ यहां से ये सेंट पीटरबर्ग तक यहां पर पहुंचता है। एक यहां पर ये वाला रास्ता है, यहां पर ये स्टैंडर्ड रूट नॉर्मली ये है, तो ये यहां से इस तरीके से आता है। तो इस तरीके से एक नया एक अच्छा कनेक्टिविटी बनाने की बात की जा रही है। जैसे अगर बात करें चाइना का, तो वन रोड वन बेल्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कई सारे ऐसे उसके कॉन्सेप्ट हैं। इसी के पैटर्न पर इंडिया भी अपने अपने कॉन्सेप्ट यहां पर बना रहा है। अगर बात करें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में, तो एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट स्टैब्लिश किया गया 2000 के एयरफेयर में। तो ये सेंट पीटर्सबर्ग में यहां पर ये देखने को मिला, जो कि ईरान, रसिया और इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया था ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन के लिए। तो ये याद रखिएगा यहां पर IRI, ठीक है, या फिर IIR या फिर RII, कुछ भी याद रख लीजिएगा। इन तीन कंट्री के द्वारा मिलकर स्टार्ट किया गया था। तो एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज है। इसी के साथ में यहां पर इसी के साथ में चेन्नई और यहां पर व्लादिवोस्तोक, ये यहां पर बेसिकली ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, जो कि लगभग 5600 नॉटिकल माइल्स आप लोगों को प्रोक्सिमिटी एरिया को कवर करने की बात की जा रही है, डायरेक्ट इंडिया और रसिया के साथ में रिलेशन। तो यहां से आप लोग देखते हैं चेन्नई से होता हुआ चलेगा, ये यहां से होता हुआ साउथ चाइना सी से होता हुआ, ईस्ट चाइना सी से, जापान सी से होता हुआ और यहां तक पहुंचेगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखिए तो यहां से ये वाला इधर हो गया और ये वाला आप लोगों को इधर से देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहां से ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर दोनों मैप को आप लोग मिक्स कर दो यहां पर, तो इंडिया के दोनों साइड से ऐसे आप लोगों को निकलता हुआ रास्ता नजर आएगा। ओके, तो ये पूरी न्यूज है आप लोगों के सामने। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां पर जो बात की जा रही है ये एक इंटरनेशनल न्यूज है, इसके बारे में समझेंगे। यहां पर बात की जा रही है ओपियम पॉपी स्टो के बारे में। तो ये आप लोग यहां पर स्टो देख सकते हैं, जैसे लॉलीपॉप नहीं होता बचपन में जो छोटी छोटी जो वो क्या होती थी बेसिकली टॉफी वगैरह होती थी, मिट्टी गोली जिसको बोलते थे, तो वो खाया नहीं करते थे। तो उसी तरह की यहाँ पर ये बेसिकली पॉपी इसको बोला जा रहा है, एक स्टो पॉपी होता है। तो ये ओपियम होता है। ओपियम वही नशीला पदार्थ होता है जो नॉर्मली आप लोगों ने इसके बारे में कई बार सुना है। तो अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में बात की जा रही है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी प्रोडक्शन के लिए अलाउ किया जाएगा। आप लोग बोलेंगे यार ये तो गलत चीज है, आखिर ये तो वैसे ही नहीं लोगों को यूज करनी चाहिए, आखिर क्यों अलाउ कर रहे हैं। देखिए कई सारी चीजें ऐसी है कि नेगेटिव तरीके से अगर देखा जाता है ना उसको, तो नेगेटिव चीजें समझ में आती है कि हाँ यार ये तो गलत है, ऐसा नशा वसा किया जाता है, पर नहीं, दवाई के लिए काफी लार्ज स्केल पर इनको यूज किया जाता है। इसके अंदर यहाँ पर एल्कोलाइड्स नाम का यहाँ पर बेसिकली ये एक प्रोडक्ट देखने को मिलता है जो कि काफी लार्ज स्केल पर ALKALOIDS, ठीक है। तो ये यूज किया जाता है किसमें, मेडिसिनल यानी कि दवाइयों के लिए यूज किया जाता है और कई सारी कंट्री को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो अपनी कंट्री में ये चीजें अगर इस तरीके से हम लोग बना पा रहे हैं, वरना बाहर से हम लोग को लेकर आनी पड़ेगी, तो इसलिए हम लोग अपनी ही कंट्री में इनको बेसिकली बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे लेवल पर। कंट्रोल ओवर जो कल्टीवेशन है यहाँ पर नॉर्मली और मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है इसका ओपीएम के ऊपर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अप्रैल 1950 से, यानी कि अप्रैल 1950 से लेकर तब से यहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है और इसको कंट्रोल करता है नारकोटिक्स कमिश्नर जो हमारी कंट्री में। सारी पावर उसके हाथ में, क्या क्या फंक्शन होना है, क्या क्या कल्टीवेट करना है, ओपीएम को लेकर कैसे चलना है, तो सारी चीजें नारकोटिक्स कमिश्नर के हाथ में देखने को मिलेगी। नारकोटिक्स कमिश्नर जो रहता है उसके हाथ में पावर कहां से आती है, तो एक तो एक्ट है हमारी कंट्री में जिसको बोलते हैं नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है यहाँ पर, ये 1985 का ये तो एक्ट हो गया, इनकी स्टैट्यूटरी हो गया, ठीक है। एक यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया बेसिकली रूल। तो रूल और एक्ट में दो आप लोग डिफरेंस रखिएगा। रूल तो जो बेसिकली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाए जाते हैं और जो एक्ट होता है वो पार्लियामेंट में पास कर बेसिकली एक्ट बनाया जाता है।
इसके लिए अगर कोई लाइसेंस वगैरह देना होता है तो वो भी यहाँ पर इन्हीं के द्वारा लाइसेंस वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। नारकोटिक ड्रग और जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, इसी के साथ में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो ड्रग्स वगैरह है, फिर जो भी चीजें हैं कंट्रोल, सारी चीजें इनके द्वारा की जाती है। गवर्नमेंट जो ऑफ इंडिया है अनाउंस करती है हर साल यहाँ पर ओपीएम पॉपी एवरी ईयर यहाँ पर इनके लिए लाइसेंस दिए जाते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो सारी चीजें लाइसेंस के लिए इनके द्वारा इशू किए जाते हैं। मैक्सिमम एरिया कितना होना चाहिए इंडिविजुअल कल्टीवेटर के लिए वो डिसाइड किया जाता है। मैक्सिमम बेनिफिट जो यहाँ पर कल्टीवेटर के लिए या फिर फॉर द जो भी अगर नेचुरल कोई कोच से डैमेज होता है वो क्या, वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ओपीएम पॉपी जो है कल्टीवेट की जाती है ओनली जो ट्रेस ऑफ लैंड नोटिफाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। मान लीजिए पर्टिकुलर एरिया जो है यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो ट्रैक है, ठीक है, ये नोटिफाई कर देगी यहाँ पर ये खेती होनी तो वहीं पर ही होगी, ये नहीं कि कोई भी कहीं पर भी इसको खेती को उगा रहा है, ठीक है। हमारी कंट्री में 3 राज्य हैं जो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहां पर मैक्सिमम आप लोगों को ये ओपीएम की खेती देखने को मिलेगी। और इसमें मध्य प्रदेश का जो ये यहाँ पर मानसूर, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें मैक्सिमम यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये बेसिकली कुछ एरिया के बारे में बात बताई जा रही है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया ये, और यहाँ पर इसी के साथ में ये हो गया चित्तौड़गढ़, इसी के साथ में जालवार राजस्थान। ये यहाँ पर लगभग 80% अगर ओपीएम आप लोगों से पूछे हमारी कंट्री में तो ये इन डिस्ट्रिक्ट से निकल कर आती है। इंडिया वन ऑफ द फ्यू कंट्री इंटरनेशनली जिसको यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग के द्वारा कल्टीवेट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया को अलाउ किया जाता है, ठीक है। अगर बात करें ओपीएम जो है यहाँ पर ये एक थेरेपेटिक वैल्यू देखने को मिलेगी इसमें, जो कि मेडिसिनल वर्ल्ड में काफी लार्ज स्केल पर यूज की जाती है। इवन काफी बड़ा यूज इसका आप लोगों को होम्योपैथी और आयुर्वेदा और यूनानी सिद्धा के अंदर भी देखने को मिलेगा, जो कि इंडिजिनस मेडिसिन सिस्टम है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझिएगा तो आप लोगों को पॉजिटिव न्यूज नजर आएगी, वरना आप लोगों को इसके अंदर नेगेटिव न्यूज नजर आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात की जा रही है स्टेट के बारे में, तो ये जो न्यूज निकल कर आ रही है होम्योपैथी के बारे में निकल कर आ रही है। अभी होम्योपैथिक डे सेलिब्रेट किया गया 10th ऑफ अप्रैल को, तो यहां पर होम्योपैथी रोड मैप फॉर ये है इंट्रोगेटिव मेडिसिन, तो ये इनोग्रेट किया गया न्यू दिल्ली के अंदर में। 2 दिन की यहां पर ये मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, तो यहां पर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आती है। तो ये सेलिब्रेशन यहां पर जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे के ओकेजन पर देखने को मिला। यहां पर बेसिकली एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, मैंने उस दिन आप लोगों से होम्योपैथी डे के बारे में डिस्कस किया, उस दिन भी मैंने आप लोगों से इनके बारे में बात की थी। ये है डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनेमन, ठीक है। तो ये यहां पर फादर्स ऑफ होम्योपैथिक इनको बोला जाता है। तो होम्योपैथी की दवाइयों को सपोर्ट करने की बात की जाती है एक तरीके से, कि एक तो इनका साइड इफेक्ट नहीं कुछ देखने को मिलता है, और एक तरीके से आराम से बॉडी की इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करती है। तो होम्योपैथी क्लिनिकल केस जो रेपोजिटरी है, यानी कि जो भी डेटा से रिलेटेड इकट्ठा रहेगा, ये एक पोर्टल पर यहां पर लाया जाएगा, जिसका एम है कि क्लिनिशियन, इसी के साथ में रिसर्चर या फिर मेडिकल स्टूडेंट सब इसका फायदा उठा सकें। तो ये लॉन्च किया गया यहाँ पर इस पर्टिकुलर उपलक्ष्य में, एक स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट की फॉर्म में, ताकि सब तक सारी चीजें पहुंचाई जा सके। कोई भी डे अगर सेलिब्रेट किया जाता है तो यार उसका बेसिक पर्पज एक ही रहता है कि उन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। अवेयरनेस का पॉइंट ध्यान में रखते हुए चीजों को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। आगे चलते हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड यहां पर ये न्यूज है, काफी प्यारी न्यूज आप लोग इसको बोल सकते हैं, कुछ डिफरेंट जानने को मिलेगा। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का नाम किस किसने सुना अब तक? नहीं सुना है तो अब आप लोग सुन लीजिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है, सुन लिया ना जोक था जस्ट। इंडियन एनर्जी जो एक्सचेंज है यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई वॉल्यूम अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर 8,248 जो यूनिट है यहाँ पर ये अभी इनके द्वारा मार्च के महीने में यहाँ पर ये सरपास कर दिया गया ऑल प्रीवियस जो माइलस्टोन थे इनके, यानी काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर एक अच्छे लेवल पर एक्सचेंज देखने को मिला। फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट जो एनर्जी एक्सचेंज है इंडिया के अंदर में, जो प्रोवाइड करता है नेशनल वाइड ऑटोमेटिक क्या ट्रेडिंग होती है, खासकर फिजिकल डिलीवरी ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट और इसी के साथ में एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, यानी कि इन सब फील्ड में काम करता है। एक तो फिजिकल डिलीवरी क्या हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके बारे में बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट है वो देता है, और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट भी यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो एनर्जी के फील्ड में काफी बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पर ये एक्सचेंज प्लेटफॉर्म इनेबल करता है, एक तरीके से कि एक तो प्राइस जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए, इफिशिएंट प्राइसिंग डिस्कवरी होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए और एक तरीके से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पावर सेक्टर इंडिया के अंदर में स्पीडी और इफिशिएंसी ट्रेड होना चाहिए, यहाँ पर कहां से इलेक्ट्रिसिटी कहां पर जानी है, कैसे सारी चीजें वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें ये नहीं कि कुछ भी गलत उसमें चल रहा है, ठीक है।
अगर बात करें यहां पर ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप लोगों को लिस्टेड देखने को मिलेगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है उसके द्वारा रेगुलेशन अप्रूव की जाती है, स्टेब्लिश किया गया 2008 में। मिशन ये है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन देखने को मिल सके, ट्रांसपोर्ट और एफिशिएंसी एनर्जी मार्केट में जो टेक प्लेस लेता है, अफोर्डेबल रिलायबल एनर्जी कंज्यूमर तक पहुंचाई जा सके। सबसे बड़ा टारगेट क्या है कि लोगों के हाथ में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे, वो भी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसको अच्छे से लोग अफोर्डेबली इंजॉय कर सके, ठीक है। यानी कि इतना महंगा ना देखने को मिले कि हाथ तो आया पर मुंह ना लगा, वो वाले कांड नहीं होने चाहिए कि चीज मिल तो गई है पर लेकिन यूज नहीं कर पा रहे उसको। तो इनसे थोड़ा सा ऊपर उठ के हम लोग को चीजों को देखना पड़ेगा, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो बेसिक न्यूज है, पता होना चाहिए इसके बारे में, आप लोगों को क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, सिक्योरिटी के बारे में बात की जा रही है, और सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो सीधा सीधा आ जाते हैं यहाँ पर एनआईए, ठीक है। एनआईए अभी क्यों न्यूज में, तो इसके बारे में समझेंगे। इसको बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हमारी कंट्री में भी यहाँ पर फॉर्मर जो पुलिस ऑफिसर हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, जिनको एनआईए के द्वारा यहाँ पर क्वेश्चन किया गया कनेक्शन मुकेश अंबानी टेरर स्क्वायर केस के अंदर में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर ये केस था। हालांकि इस केस के बारे में तो ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा वो तो सही है, बड़े बड़े लोगों के लिए छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है, वो सब चीजें वो सब मार्केट में देखने को मिलती रहती है, ठीक है। अभी यहां पर बात की जा रही है नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी अमेंडमेंट बिल के बारे में। ये एनआईए जिसको आप लोग बोलते हैं, ये बेसिकली लाई गई थी कि स्पीडी जो यहां पर स्पीड से ट्रायल की जा सके टेररिज्म रिलेटेड जो केस की, और सोल्यूशन निकाला जा सके। तो यहां पर स्पेशल कोड डिजाइन किए गए एक तरीके से, पर लेकिन कई बार प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जजों के जो ट्रांसफर होते हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं, उनमें डिले होता है काफी लार्ज स्केल पर, जिसकी वजह से जो केस है वो प्रॉपर वे में नहीं चल पा रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन भी रुकी रहती है यहाँ पर, तो इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कई सारे और भी केस देखने को मिलते हैं, जैसे ड्रग्स, आर्म्स, वुमेन ट्रैफिकिंग, तो ये भी इसी के साथ में साइबर जो टेररिज्म से रिलेटेड आप लोगों को, तो कई सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आती है। तो इसी के बारे में बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी हमारी कंट्री बनाई गई थी कि सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर में। और जब हमारी कंट्री में अटैक किया गया मुंबई में 2008 में, तो उस टाइम पर पता चला कि यार कोई ऐसी एजेंसी होनी चाहिए, तब उसको हम लोग पिक्चर में लेकर आए। इंपावर करती है, डील करती है यहाँ पर टेरर रिलेटेड जो भी क्राइम है, ताकि उनको रोका जा सके। इसी के साथ में स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई साहब अगर आपकी ये एनआईए जो है थोड़ी देर के लिए फ्री हो तो हमको भी इसका साथ दिलाना, ये दिक्कत हमारे यहाँ पर हो गई है, ठीक है। तो एम्पावर करती है यहाँ पर जो एक तरीके से टेरर रिलेटेड जो क्राइम केस हैं, स्टेट के अंदर भी विदाउट परमिशन ये स्टेट के अंदर एंट्री कर सकती है। अगर टेरर रिलेटेड कोई केस है उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट से। ये एनआईए का एक्ट यहाँ पर एम्पावर करता है। वेरियस स्पेशल कोड जो है नोटिफाई करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि ट्रायल किया जाए यहाँ पर जो भी कमिटमेंट, अगर कोई ऐसा यहाँ पर ऑफेंस किया गया है, और जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकाला जा सके। इसी के चलते जो अपॉइंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंड पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट की जुडिशन के तहत यहाँ पर हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में, ताकि केस जल्दी से जल्दी निपटाए जा सके। टेररिस्ट का मामला देखिए इतना ज्यादा खतरनाक है, अगर वो केस थोड़ा लंबा खिंचता है तो सोचने के लिए मजबूर होता है कि हम लोग किस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, तो उसका केस जल्दी से जल्दी निपटना चाहिए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर काफी इंपोर्टेंट ये न्यूज है, ये बात की है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में। तो सेंसस और जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उनके द्वारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात की गई, खासकर इंडिया में जो नए बच्चे बोर्न हो रहे हैं उनके बारे में। तो इससे रिलेटेड यहां पर डेटा के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर अगर आप लोग देखिए एस्टिमेशन जो एवरेज लगाया गया है हमारी कंट्री में, एडिशनल ईयर जो पर्सन के आज के डेट में एज अगर उसकी आप लोग देखें जब से वो पैदा होता है तब से लेके कितना वो जीने वाला है, इसकी एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है। बोला जा रहा है कि अगर कोई बच्चा जो है 2021 में वो पैदा होएगा तो वो आगे चलकर 69 ईयर तक वो जीवित रहने वाला है। हमारी कंट्री में जो है उसकी जो डेथ ऑफ जो एवरेज है यहाँ पर वो 69, यानी कि लगभग 70 साल आप लोग बोल सकते हैं। एक टाइम ऐसा था 56 साल भी हुआ करता था, फिर 64 साल के करीब बोला गया, अब हालांकि बढ़कर ये यहाँ पर लगभग 69 ईयर हो चुका है। पर लेकिन वर्ल्ड का जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो यहाँ पर 72.81 है, यानी कि लगभग मोटे मोटे तौर पर बोला है तो एक अप्रोक्सीमेट 4 साल ज्यादा है हमारी जो अगर कंट्री से आप लोग बात करें। तो हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे रीजन है कि आज के डेट में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफी कम है, जिसमें बहुत बड़ा रीजन तो आप लोग यहाँ पर एक तरीके से क्या बोल सकते हो, पॉल्यूशन बोल सकते हो। पॉल्यूशन एक काफी ह्यूज इंपैक्ट डालता है। एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म जो आप लोगों से पूछी जा सकती है ये है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब छोटा सा बच्चा होता है, 1 साल के नीचे का बच्चा, उसकी जान चली जाती है। तो यहां पर अगर बात करें कि 1000 अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से 1 साल के अंदर कितनों की जान चली जाती है, तो हमारी कंट्री में 33 है, जो कि काफी बड़ी संख्या बोल सकते हैं। ये एक तरीके से ये यहां पर पहले के कंपेयर में हालांकि घट रही है पर लेकिन फिर भी काफी बड़ा इंपैक्ट डालती है। बात की जा रही है कि एक तरीके से पोल्यूशन काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। आज की डेट में भी अगर आप लोग देखिएगा जो गांव में बच्चे रहते हैं वो ज्यादा हष्ट-पुष्ट रहते
रहते हैं एज कम्पेयर टू जो सिटी के बच्चे हैं, क्योंकि वहां पर पोल्यूशन की तरीके से झेल रहे हैं हर लेवल पर। पोल्यूशन देखिए आप लोगों को, पानी में पोल्यूशन, हवा में पोल्यूशन, खाने में पोल्यूशन, सारी चीजें मिलावटी देखने को मिलेगी। गांव में अगर कोई बच्चा रह रहा है उसके अंदर का इम्यून सिस्टम ज्यादा ताकतवर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू जो सिटी में बच्चा रह रहा है। तो ये आप लोगों को काफी बड़ा डिफरेंस यहां पर नजर आएगा। शहर में बच्चे देखिएगा मैक्सिमम के छोटे छोटे बच्चे, उनकी आंखों पे आप लोगों को चश्मे चढ़े हुए मिलेंगे, जबकि गांव में ये रेशो आप लोगों को कम है। हालांकि गांव में भी आज के दिन में चीजें बढ़ रही है, पर फिर भी कम आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। रीजन वही बताया गया है, टॉक्सिक एयर जो है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट यहां पर डाल रही है, जिससे थोड़ा सा ऊपर हम लोग को उठना पड़ेगा कि यहां पर चीजें सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। अगर इसके बारे में बात की जाए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो रिड्यूस हो रही है पोल्यूशन की वजह से, ये बताई जा रही है लगभग 2 साल 6 महीने तक का यहां पर रिड्यूस हो जा रही है, अगर पूरी साल में आप लोग पोल्यूशन के शिकार बनते हैं। यानी कि अगर आज के में 21 साल की एज में, सॉरी 21 जो 2021 में कोई बच्चा पैदा हुआ और 69 जो उसकी एज है, ठीक है, अगर पोल्यूशन उसमें ऐड कर दिया तो 2.5 साल लगभग उसकी एज जो है वो कम होने वाली है पोल्यूशन की वजह से। हाईएस्ट एनुअल एवरेज जो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिल रही है पार्टिकुलर 2.5 मीटर की, ये 2019 में देखने को मिली। ग्लोबल जो यहां पर स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जो 2020 के हिसाब से अगर बात करें, ये यहां पर एक रिपोर्ट आई यहां पर IQ एयर, ये इसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इसको बोला गया वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। हमारी कंट्री की जो 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है उसमें से 35 सिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो मोस्ट पोल्यूटेड की कैटेगरी में बैठी हुई है, ठीक है। तो ये एक मुद्दा है जो काफी खतरनाक है। गाजियाबाद ने टॉप किया, बुलंदशहर और दिल्ली जो है यहां पर ये टॉप 10 में आप लोगों को नजर आएंगे। इंडिया में अगर बात करें यहां पर, तो यहां पर बेसिकली बोला जा रहा है कि 66 ईयर और 8 मंथ यहां पर जिएंगे बच्चे। अगर यहां पर एक तरीके से इंडियन सिटी देख बोला गया कि इंडियन चाइल्ड विल लिव 66 ईयर और 8 मंथ ओनली, मे नॉट सर्वाइव टू द सेलिब्रेट 67th बर्थडे। यहां पोल्यूशन की वजह से बोला जा रहा है यहां पर वो 67th बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर उससे पहले डेथ हो जाएगी। मोटा मोटा क्या बोला जा रहा है, मोटा मोटा यहां पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो मैंने बताया ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 69 ईयर है, पर लेकिन यहां पर 2 साल 6 महीने जो है वो कम हो जा रहे हैं पोल्यूशन की वजह से। इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, तो इसकी वजह से यहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम हो जा रही है। तो ये डेटा बताया जा रहा है, तो इनके द्वारा डेटा तैयार किया जा रहा है, जैसे 1970 से 75, 76 से 80, 81 से 85, 86 से 94, तो 5 ईयर के इंटरवल पर डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और उसका एनालिसिस किया जा रहा है इसके बेस पर कि देखेंगे आगे चलकर क्या कंडीशन निकलती है। तो ये चेक करने की भी कोशिश की जा रही है कि कैसे कैसे लाइफ जो है वो आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो एक अच्छी न्यूज आप लोग बोल सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये अच्छी न्यूज आप लोगों को हेल्थ के बारे में यहां पर ये बताकर गई, ठीक है। तो ऐसी जो न्यूज होती है ये आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा फोकस देना चाहिए कि जो भी पोल्यूशन आज के दिन में देखने को मिल रहा है, कि हम लोग उसमें कोई अपना थोड़ा सा भी रोल प्ले कर सकते हैं इस पोल्यूशन को कम करने में, तो वो देखिए आप लोग, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहां पर अगर बात करें तो सीधा सीधा नाम एक आना चाहिए बैंक का, जो है नाबार्ड। इसको बोलते हैं नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये है। इसके द्वारा अभी बोला गया है कि लगभग यहां पर 23.5% जो है इसका ग्रोथ देखने को मिला। 6.57 लाख करोड़ रुपए जो है इसके द्वारा जो बिजनेस किया गया 2020-21 का जो बेसिकली टाइम रहा। अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में बात करें, देखिए 2 तरीके से चीजें आप लोग देखिएगा। एक तो आप लोगों के पास में बैंक है जिसके पास में जाकर आप लोग अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप लोग अपना पैसा इकट्ठा करते हैं। तो यहां पर इस बैंक को पैसा कहां से मिलता है उस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो नाबार्ड में आप लोग डायरेक्ट अकाउंट नहीं खुलवाते, नाबार्ड क्या करता है डायरेक्ट पैसा देता है रीजनल रूरल बैंक को, और जो यहां पर NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं, ठीक है, इसी के साथ में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, तो उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, फिर वो कस्टमर तक यहां पर फार्मर तक एक्सटेंड करते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो एक तरीके से यहां पर ये एक वो नहीं कहते कि आपके बीच में एक और बैंक देखने को मिलेगा, तो उसके चलते यहां पर जो स्पेशल लिक्विडिटी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराएगी यहां पर काफी लार्ज स्केल पर जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे, जिसके चलते काफी अच्छे काम हम लोग सोसाइटी में कर पाए। तो यानी कि वहां से नीचे पैसा आ रहा है, फिर उससे नीचे पैसा जा रहा है। तो नाबार्ड जो रजिस्टर करता है टोटल रीफाइनेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसके द्वारा 2.23 लाख करोड़ यहां पर सपोर्ट किया गया एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो कि काफी बड़ा एक इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। इसी के साथ में वो याद रखिएगा, इसके ऊपर तो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन, यानी कि साफ सफाई रखना, एक अच्छा पानी की क्वालिटी होनी चाहिए, इसमें 500 करोड़ रुपए दिए गए। यह माना जाता है कि अगर आप लोग आज के में अपना हष्ट पुष्ट के चलते अगर बात करें, साफ सफाई भी आसपास में रखेगा, बहुत सारी बीमारियों से आप लोग डिस्टेंस अपनी बना पाएंगे। तो ये चीजें देख सकते हैं। मेजर फंक्शन क्या है, एक तरीके से गांव वाली एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को ढंग से डेवलप करके चलना, इसी के साथ में रिफाइनेंस करना जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो कि खासकर एंड कस्टमर तक यहां पर फायदा पहुंचाते हैं। नाबार्ड जो यहां पर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म रिफाइनेंसिंग करते हैं यहां पर अलग अलग लेवल पर, ताकि जो फार्मर है और जो रूरल आर्टिशन यानी कि जो गांव वाले एरिया में जो भी कारीगर है उनको फायदा पहुंचाया जा सके।
कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल जो बैंक्स हैं इनकी हेल्प से यहाँ पर ये 24/7 यहाँ पर एक तरीके से कस्टमर केयर सेंट्रिक जो चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ताकि जनता तक चीजें प्रॉपर वे में पहुंचाई जा सके। तो नाबार्ड सपोर्ट प्रोवाइड कराता है इसके लिए। इसी के साथ में यूनियन गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्कीम को इंप्लीमेंट करने का भी काम किया जाता है, जैसे कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, यानी कि छूट देना। अगर कोई काम करने जा रहा है, मान लीजिए आप लोगों को कोई सामान लेना है, ठीक है, तो वो सामान पर इंटरेस्ट 6 है, तो बोलेंगे 4% दे देना, 2% की छूट मिल गई, ठीक है। न्यू एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो इनमें काम करता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम होते हैं। नाबार्ड वेरियस इंटरनेशनल पार्टनरशिप के साथ में भी काम करता है, वर्ल्ड बैंक हो गई, जैसे अलग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, तो उनके साथ भी कंसल्ट करके फाइनेंशियल सर्विस क्या प्रोवाइड करानी है, एग्रीकल्चर को कैसे आगे लेकर चलना है, गांव वाले एरिया में कैसे डेवलपमेंट करना है। तो जहां पर भी इसको हाथ पैर लगते हैं वहां पर ये हाथ पैर मारते हैं इन सब चीजों में डेवलपमेंट के लिए। तो एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं आप लोग, खासकर अगर गांव वाले एरिया के डेवलपमेंट के बारे में इससे पर्टिकुलर आप लोग बात करते हैं, ठीक है। तो प्यारी न्यूज है, आइडिया रख सकते हैं इसके बारे में। आगे चलते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बात करूं तो यहां पर सीधा सीधा मतलब आ रहा है कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस के बारे में। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल क्या होता है? कच्चा तेल। बाहर से हम लोग कच्चा तेल खरीद कर लेकर आते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने बोला कि हम लोग 1 बैरल तेल खरीद कर लेकर आए, तो इसका मतलब यह है कि उसमें हम लोग कच्चा तेल खरीद कर लेकर आए, क्रूड ऑयल जिसको बोल रहे हैं। उसमें से हम लोग क्या करते हैं, आके डीजल निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, मिट्टी का तेल निकालते हैं, ग्लिसरीन निकालते हैं, ये सारे फिर हम लोग उसको रिफाइन करके उसमें से निकालते हैं। तो क्रूड ऑयल बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। तो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस जो है वो फिलहाल अभी जो है वो नीचे आ रहा है। कई सारे रीजन इसके बताए जा रहे हैं। ऑल टाइम हाई देखने को मिला था पिछले कुछ टाइम में, अब नीचे आ रहा है। समझ लेते हैं यहाँ पर प्राइस क्या क्या बातें क्या क्या की जा रही है इसके बारे में। तो यहाँ पर जो प्राइस है ब्रेंट क्रूड ऑयल वो फिलहाल 63 पर आ गया, जो कि 70 बैरल पर, ये यहाँ पर $70 पर बैरल चल रहा था। एक टाइम ऐसा भी था यहाँ पर जब प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट है वो पार में 40 के करीब भी पहुंच रहा था, ठीक है। तो ये काफी नीचे अब यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। 2 क्रूड ऑयल प्राइस आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलते हैं जो काम करते हैं बेसिकली। एक तो यहाँ पर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएटरी, ठीक है, इंटरमीडिएट, इसको WTI के नाम से जानते हैं, और दूसरा ब्रेंट के नाम से जानते हैं। तो यानी कि दो है यहाँ पर, एक तो WTI जो कि यूएसए से लीड है, और एक है यहाँ पर ब्रेंट जो कि यहाँ पर नॉर्मल कंट्री आप लोगों को देखने को मिले, इससे ओपेक कंट्री हो गया। तो जो भी यहाँ पर जो ब्रेंट है यहाँ पर ये नॉर्थ सी से जो नॉर्थ सी के वाले एरिया में, खासकर जो यहाँ पर सेटलैंड आइलैंड से लेकर नॉर्वे तक का देखने को मिलेगा। इसके ब्रेटलैंड, इसको यहाँ पर बेसिकली ब्रेंट की कैटेगरी में डाला गया है, BRENT, ब्रेंट क्रूड ऑयल, ठीक है। जो WTI यहाँ पर ये यूएसए के ऑयल फील्ड से रिलेटेड है यहाँ पर, ये जो कि बेसिकली यहाँ पर टेक्सास, लुइसियाना, इसी के साथ में नॉर्थ डाकोटा, ठीक है, इन एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओपेक जो है यहाँ पर वो बेसिकली बात करती है ब्रेंट क्रूड ऑयल के बारे में, पर लेकिन WTI जो है यहाँ पर ये क्रूड ऑयल प्राइस है वो यूएसए की ऑयल प्राइस आप लोग को देखने को मिलेगी। पर लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है? हमारे लिए ब्रेंट क्रूड ऑयल, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहीं से खरीद कर लेकर आते हैं। हमारी कंट्री का जो 85% जो हम लोग बाहर से तेल खरीदते हैं, अपनी कंट्री में ओनली 15% के करीब हम लोग अपना खुद से जनरेट कर पाते हैं। ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है, खासकर ओपेक बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंपनी है यहाँ पर, ये बेसिकली कंट्री जो है ये फिक्स करती है कई बार कार्टेल क्या, देखिए मैंने आप लोगों को एक बार पहले बताया था, ये क्या करती है पहले से ही डील कर लेती हैं कि यार इतना तेल आप लोग खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, और इस पर्टिकुलर फिक्स प्राइस में ये बेसिकली हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर ये कार्टेल जो सिस्टम सेट हो जाता है, तो उसके बेस पर यहाँ पर ये प्राइस निकल कर आता है। अगर सिंगल हैंडेडली एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो ग्लोबल की डिमांड का 10% यहाँ पर निकल कर आता है, और हमारी कंट्री के तो काफी लार्ज स्केल पर ये सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ओपेक में टोटल मिलाकर तो 13 कंट्री हैं, जैसे कि ईरान, इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गबन, इक्वेटोरियल गुनिया, रिपब्लिक कांगो, अंगोला, वेनेजुला, ये कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। टोटल मिलाकर अभी फिलहाल इसको ओपेक प्लस भी बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि रसिया भी इसमें ऐड कर लिया इनके द्वारा, यानी कि ओपेक प्लस के साथ में मिलकर रसिया भी काम कर रहे हैं। तो यहां पर नॉन जो ओपेक जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है उनके बारे में अगर बात करें तो यहां पर बेसिकली रसिया काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अभी ओपेक के साथ में रसिया भी अगर ऐड हो जाता है तो फिर और अच्छा एक ग्रुप हो जाता है। तो कितना इनको प्रोड्यूस करना है ऑयल, कितना प्रोडक्शन कम करना है, उससे काफी बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये चीजें देखी जाती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ओपेक कंट्री जो है प्रोड्यूस करना ज्यादा तेल स्टार्ट कर दें और फिर उसको कम भी कर दें तो इससे प्राइस बढ़ाना और घटाने का काम ये कर सकते हैं। आखिर ये प्राइस गिरा क्यों? तो इसके कई सारे रीजन बताए जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि कोविड-19 का इन्फेक्शन फिर से बढ़ रहा है यहाँ पर, तो कई सारे एरिया में फिर से यहाँ पर चीजें जो है वो मंदी चल रही हैं, ये भी रीजन है। दूसरा, ओपेक प्लस के द्वारा प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया गया है, प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया तो मार्केट में अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, और मार्केट में अगर अवेलेबल रहेगी चीजें तो फिर उसका प्राइस डाउन होगा, क्योंकि अगर हर ठेली के ऊपर सेब रखे हुए हैं तो सेब का प्राइस डाउन मिलेगा। पता चला मार्केट में एक ही ठेली है उसके ऊपर सेब रखे हुए हैं तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा प्राइस काफी हाई, ठीक है। इसी के साथ में जो यूएसए के अंदर अगर बात करें
तो जो गैसो लाइन है, एक तरीके से जो गैस के ऊपर काफी बड़ा लोगों का फोकस चल रहा है आज के दिन में, जो कि कम लेवल पर यहां पर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। तो काफी लार्ज स्केल पर यहां पर गैस के ऊपर फोकस दे रहे हैं लोग बाग आज के दिन में, तो इसके चलते भी ऑयल के प्राइस की डिमांड कम होती जा रही है। यूएसए में फिलहाल जो है अभी यहां पर फरवरी तक का जो चीजें थी, काफी कोल्ड वेदर देखने को मिल रहा था, तो प्रोडक्शन अच्छा खासा नहीं था, पर लेकिन अभी फिलहाल यहां पर 9.7 प्रोडक्शन चल रहा था मिलियन पर बैरल पर डे, और फिर से 11 पर पहुंच गया है, तो वहां से प्रोडक्शन निकल कर आ रहा है, तो उसकी वजह से भी यहां पर जो है प्राइस थोड़ा डाउन हो रहा है। तो कई सारे रीजन होते हैं प्राइस डाउन होने के, सामने वाले ने प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया, कोविड-19 का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, गैस के ऊपर इंपैक्ट हो गया, तो ये सारी चीजें यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का लेक्चर जो आप लोगों ने एंजॉय करके सुना होगा। अब यहां पर जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर देने हैं, पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डे देखा, जिसके बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों से बात करी, हिस्ट्री भी आप लोगों से यहां से पूछी जा सकती है। ठीक है, शॉर्ट न्यूज में कई सारी बातें हम लोगों ने जानी, इसी के साथ में 4 शॉर्ट न्यूज थी जो हम लोगों ने देखी काफी अच्छे से। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज में इंडिया और रशिया के रिलेशन, थर्ड S-400 सिस्टम क्या था, और ये 2 रूट जो है ये भी हम लोगों ने अच्छे से समझे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने नेशनल न्यूज के बारे में बात करें तो ओपियम पॉपी स्ट्रॉ के बारे में समझा, OPS आप लोग बोल सकते हैं इसको, तो डिटेल में समझा। हमारी कंट्री के 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट होम्योपैथी के बारे में जाना, कई सारी बातें समझी इसके बारे में। इसी के साथ में इंडियन जो एनर्जी एक्सचेंज के बारे में कुछ बातें समझी हम लोगों ने। सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो NIA के बारे में बातें करी। हेल्थ के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने जो ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और क्या क्या एक्सपेक्टेंसी है वो समझी। नाबार्ड के बारे में बात करी, जिसको नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कहां पर क्या क्या रोल प्ले कर रहा है ये समझा। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने बात की यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, तो यहां पर ये इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस के बारे में हम लोगों ने जाना। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, शानदार तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अब इन क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं। किस दिन यहां पर ये जलियांवाला बाग मैसेकर देखने को मिला, बेसिकली ईयर आप लोगों को बताना है। E9 कंट्री में जो एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एजुकेशन को कहां पर रखा गया है, कौन से 3 राज्य है टॉप जो हमारी कंट्री में ओपियम कल्टीवेशन के बारे में बात करते हैं। यहां पर होम्योपैथी से रिलेटेड जो यहां पर बात करते हैं, तो एक यहां पर अभी एक सेलिब्रेशन देखने को मिला CCH, और यहां पर कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये बताना है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ये बताना है कि इसका एक्ट कब आया था। ठीक है, इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर ये बताना है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारी कंट्री में कितने हैं और किसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें पोल्यूशन की बात बताई गई सिटीज की हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इनके आंसर आप लोग दीजिए। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है वो अभी फिलहाल एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, स्पेशल जो बोर्ड इंडिया है और इसी के साथ में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मिलकर काम कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, ताकि इंडियन स्पाइसेस यानी कि जो मसाले हैं उनको भी ट्रेस किया जा सके। रशियन प्रेसिडेंट का नाम आप लोगों को बताना है, कब तक पावर में रहने वाले ये बताना है। इसी के साथ में यहाँ पर CBC के बारे में आप लोगों से बात की थी, तो यहाँ पर ये किसके द्वारा हेड की गई थी कमेटी, जिसके द्वारा इसका रिकमेंडेशन दिया गया। रिवर ब्रिज बनाया गया यहाँ पर इंडियन रेलवे के द्वारा, काफी बड़ा, वर्ल्ड में सबसे ऊंचा, तो ये आप लोगों को बताना है किसके रिवर के ऊपर है। यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हर्षवर्धन साहब के द्वारा IHIP लॉन्च किया गया, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। कौन सा प्रोग्राम है जो कि बात करें यूरेनस के अंदर एक्स रेज भी आप लोगों को देखने को मिलती है। CBI के जो डायरेक्टर है यहाँ पर ये, इनके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो कमेटी में कौन कौन है यहाँ पर ये आप लोगों को बताना है। लीगल एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है, अगर लीज पर लैंड की बात करें तो ये इसका टर्म आप लोगों को बताना है क्या है। ये खासकर जो किसानों से रिलेटेड अभी न्यूज हम लोगों ने डिस्कस की थी उसके बारे में बात की जा रही है, समझ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बोला गया है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो 4+-2 होती है उसको 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पहले 2021 तक का 31 मार्च तक खत्म हो रहा था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में यहां पर बात की जाए तो इसके बारे में याद रखिएगा, स्पाइसेस जो बोर्ड इंडिया है, और फिर यहां पर UNDP जो है एक्सेलेरेटर लैब साइन यहां पर देखने को मिल रहा है आप लोगों को, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन साहब 2036 तक यहां पर पावर में रहने वाले हैं। CBC जो है यहाँ पर ये के सतनाम कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था, और CBI भी। ठीक है, इसको अपॉइंटमेंट करने के लिए यहाँ पर कौन होता है कमेटी में, यहाँ पर होता है प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। पर लेकिन जब CBI के बारे में बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर चंद्रा प्रोग्राम था जिसमें यूरेनस के बारे में हम लोगों ने बात की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है जमाबंदी। जमाबंदी जो लीगल सिस्टम है यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए तो यहाँ पर तभी खरीदा जाएगा अगर उनके बीच में एग्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो इंडियन रेलवे के द्वारा यहाँ पर चेनाब जो ब्रिज है वो कंप्लीट किया गया, तो एक अच्छी न्यूज बोल सकते हैं।
इंटीग्रेटेड जो हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बात की तो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो ये बेसिक चीजें थी यहाँ पर ये, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा, इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए और यहाँ से जाकर यार पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। आप लोगों के लिए यहाँ पर मैंने अगस्त की प्रोवाइड करा दी है, बाकी सारी पीडीएफ भी आप लोगों की जो बची हुई थी प्रोवाइड करा दी गई है। और अगर देखिए आप लोग जाते हैं ना जैसे टेलीग्राम पर, एक बच्चा बोला सर समझ में नहीं आ रहा कैसे डाउनलोड करते हैं। टेलीग्राम पर जब आप लोग जाएंगे तो टेलीग्राम पर यहाँ पर जैसे आप लोग देखेंगे तो एक सर्चिंग वाला गोला बना होगा, उसमें जाकर सर्च कीजिएगा हैशटैग, ठीक है, पॉलिटी। तो अगर हैशटैग पॉलिटी आप लोग यहां पर लिख देंगे तो फिर आप लोगों को सारी पॉलिटी की प्लेलिस्ट खुद कर आ जाएगी। हैशटैग कंप्लीट नवंबर, हैशटैग कंप्लीट ये मार्च, सारी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, थोड़ी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।